बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। आज की 3 खबरें तो बहुत ही अहम हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अलार्मिंग हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये खबरें या इस किस्म के हालात पाकिस्तान के लिए क्या हैं, और जो दूसरे मुल्क सोच रहे हैं या जो पाकिस्तान के लिए दूसरे मुल्क इस वक्त करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के सियासतदानों और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। ये खुद एक पार्टी बने हुए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी एक पार्टी बनी हुई है। तो आज की जो 3 ख़ास खबरें हैं, पहले उन पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि जो देखते हैं वीडियो वो लास्ट में जाके तो बंद कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहली खबर, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका दौरा फ्रांस है, क्योंकि उधर कोई समिट हो रहा है और उसमें IMF की प्रेसिडेंट भी आ रही हैं, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उधर गए हैं ताकि कुछ सिफारिश वगैरह करा कर हमारा जो लोन रुका हुआ है, जो हमें देना है उन्होंने कर्ज़ा वो रुका हुआ है, उसको मंजूर करवा सकें। और दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान में जो इस वक्त एक हालात चल रहे हैं 9 मई के बाद, या जो फ़ौजी अदालतें बनी हैं या इस तरह के जो केस हैं या इस तरह वो अदालतों में हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उस पर है। और तीसरी खबर बहुत ही अलार्मिंग है, यानी कि पाकिस्तान के लिए वो खबर बहुत ख़तरनाक है। अगर कोई सोचे तो, अगर कोई समझे तो वो खबर बहुत ख़तरनाक है, और हमारी खारजा पॉलिसी की बिल्कुल नाकामी है, ज़ीरो है। उस खबर का यही उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो खबर और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों, पहले तो इन खबरों से जो आजकल हालात हैं या इस तरह के, उसके अलावा एक और ख़बर भी है कि नून लीग और पीपल पार्टी ये आमने सामने आए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि दौड़ ऐसी बनी हुई है कि जो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एक निशान लगा दिए हैं कि ये फ़लाँ आदमी को देना है, ये फ़लाँ आदमी को देना है। लेकिन जरदारी तो पहले कुछ दिनों के लिए भाग गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर कुछ थोड़ा बहुत उसका रास्ता सीधा हुआ, वो वापस आया, अभी उसने फिर लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। लेकिन उसका भी मकसद है वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचना। और दूसरी साइड में, यानी कि वो बिलावल का तो ऐसे ही बोल रहा है ना, और दूसरी साइड में मरियम का जो मकसद है वो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की हुकूमत का वज़ीर आला बनना, और नवाज शरीफ को वो कोई तरीका भी करके तो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। लेकिन उसका लगता मुश्किल है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को अपने बड़ों की जागीर समझते हैं। वो लोग, उनमें से कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे नवाज शरीफ को और मरियम को भी। लेकिन बिलावल की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि बिलावल नहीं हो सकता, क्योंकि बिलावल अभी दूध पीता बच्चा है, क्यों इसके मुंह से अभी तक वो बोतल उतरी नहीं है। तो ज़रा वो बोतल उतारो 8-10 साल, उसके बाद इसको आगे करना। क्योंकि बिलावल की जो बाहर के दौरे हैं या खारजा पॉलिसी है, उसका अभी रिज़ल्ट निकलना शुरू हुआ है। मैं आगे जाके इस पर तफसील से बात करूँगा। उसका रिज़ल्ट निकलना शुरू हुआ है, अभी तो आगाज़ है, आगे देखते जाइए क्या होता है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये तो इस दौड़ में लगे हुए हैं, और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो ताकतवर लोग हैं या जो भी अपने आप को सियासतदान समझते हैं, पाकिस्तान का करता धरता समझते हैं, वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात कहाँ पहुँच चुके हैं। दुनिया सारी की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसका एक ही मकसद है कि जो अदारे मुनाफा दे रहे हैं उनको बेचो, और जो नुकसान दे रहे हैं उनको अपने पास रखो। जो भी अदारा मुनाफा दे रहा है उसको बेचो या लीज पे दे दो, तो दूसरे जो अदारे हैं उसको अपने पास रखो। कुछ तो हमारे खाने का बंदोबस्त बने, क्योंकि अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा है। जो था इमरान खान की हुकूमत का वो जमा पूंजी हम तो उड़ा चुके,
बाहर से मुल्कों से कर्जा भी लेके हम उड़ा चुके, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह आता हूँ दूसरी खबर पे, जो पाकिस्तान की 3 खबरों में से पहली खबर है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है फ्रांस का, क्योंकि वहाँ पे एक समिट हो रहा है और उस समिट में जो कुछ हमारा कर्जा रुका हुआ है IMF से, वो कर्जा किसी तरीके से निकलवाना है, क्योंकि ये मुलाकात ही उस तरीके की है। लेकिन बात वो नहीं है, बात कर्जे की भी नहीं है। अगर कर्जा उन्होंने देना होता तो वो समिटों में या इस तरह की मुलाकातों में नहीं देते, या 1 किलो आम पर वो कर्जा नहीं दे देते। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जो खारजा पॉलिसी है वो यही है कि 20-25 पेट गैस के जहाज़ में रखी होती हैं, जहाँ भी जाता है 1 किलो आम देता है और बोलता है मुझे $1 अरब दिलवा दो, बाकी इसका कोई और नहीं है। अब देखें ये फ्रांस गए हैं, लेकिन फ्रांस से भी वो ट्वीट करके यही बात बता रहे हैं कि दुआ करो हमारा कर्जा हमें मिल जाए, कर्जा हमें मिल जाए। तो भाई अगर दुआ का ही काम है तो इतना पैसा क्यों लगा रहे हो पाकिस्तानियों का? पाकिस्तान में बैठ के सारे मिलकर दुआ करते हैं। अगर काम दुआओं पर आ गया है तो तुम लोग अपने अपने घरों में बैठो, हम दुआएं करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिल जाएगा। अल्लाह किसी की तो सुनेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से अल्लाह हमारी भी नहीं सुन रहा। तुम तो घर में बैठो। अगर तुम लोग इस तरह सामने होगे तो फिर अल्लाह हमारी भी नहीं सुनेगा। तुम इतना जितने दौरे इस हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म ने किए हैं, आप यकीन करो कि ये आधा पैसा भी किसी ऐसी चीज़ में लगा देते जहाँ पर पैसा आता तो अब तक पता नहीं कितने पैसे कमा चुके होते। हमारा वज़ीर-ए-आज़म और हमारा वज़ीर ख़ारजा, इन दोनों के जहाज़ चलते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। आप यकीन करो उनके ड्राइवर और कंडक्टर भी तंग हो गए हैं। जहाज़ गर्म होते हैं पानी डाल डाल के, ड्राइवर करीब नींद भी नहीं करता। वो बोलता है मेरे को इतना थका दिया है इन्होंने कि मैं नींद कैसे करूं। यानी कि इतने दौरे इन्होंने कर चुके हैं, लेकिन हासिल सूद। आप सोचो ना, एक आदमी, चलो मैं तो ड्राइवर बोल रहा हूँ, पायलट होता है, लेकिन ये तो मजाक में मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि एक आदमी तकरीबन 6 महीने तक, बल्कि 8 महीने तक दौरों पर ही रहे, जो वज़ीर ख़ारजा है, और एक पैसे का कोई फ़ायदा पाकिस्तान को न दिलवा सका हो, तो उसकी खारजा पॉलिसी कैसी होगी? एक वज़ीर-ए-आज़म जहाँ पर कहीं अगर बारिश का एक कतरा भी गिरता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है, उस पर एक पैसा भी न दिलवा सके या किसी किस्म की इमदाद, उसके उस दौरों का क्या फ़ायदा है? खारजा पॉलिसी ये होती है, इस तरह की खारजा पॉलिसी होती है। आप सोचें, इन लोगों को कोई घास नहीं डालता। ये जहाँ भी जाता है जफ्फी डाल के, यानी कि एक किस्म का पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं दोनों, वज़ीर ख़ारजा भी और वज़ीर-ए-आज़म भी, और दोनों का ही मजाक बनता है हर जगह पे। आप इनके मीम बने हुए देखो तो आप रहन रह जाओ। टिकटॉक पे देख लो, किसी जगह भी चेक कर लो, इनके मीम बने हुए हैं हर जगह पे। हज़ारों मीम बने हुए हैं इनके इन दौरों के, चाहे वो बिलावल है या वज़ीर-ए-आज़म है। इन्होंने पाकिस्तान को बेइज्जत करवा के रख दिया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट पर, या जो आजकल वो फौजी अदालतों का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कल की समाअत के बाद आज शायद वो केस मंडे को चला गया है, मंडे को इसकी समाअत होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा भी है, लेकिन एक चीज़ तय है, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब, इन जैसा शरीफ अल नफस इंसान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतने बड़े दिल के मालिक हैं कि इन्होंने तो शराफत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप यकीन करो, इनको देखकर जो लड़कियां शादी की ख्वाहिश रखती हैं या इस तरह के बातों, तो आप यकीन करो उनके दिल में यही बात आती है कि या अल्लाह, हमें अगर हस्बैंड देना है तो जनाब उमर अता बंदयाल जैसा सब्र वाला और शरीफ अल नफस इंसान देना।
क्योंकि ऐसा आदमी जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है और इतना शरीफ है, इतने बड़े दिल का मालिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ आई बात की? छोटी सी बात है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं समझो तो छोटी सी बात है। जब सूबाई यानी कि 2 सूबाई असम्बलियों का केस चल रहे थे तो नून लीग और पीडीएम ने शुरू कर दिया था इनके ऊपर गाली गलौज, यानी कि इतनी तौहीन हुई। अगर मेरे जैसा आदमी होता ना, वो भी उठ खड़ा होता और इनको पकड़ के जेलों में डाल देता। इतना बड़ा आदमी होकर भी नहीं बोला कुछ भी, बल्कि ये किया कि उस केस को भी आगे चला दिया। जितना जोर लगाना था पहले 8, 10, 15 दिनों में लगाया इन्होंने बातों से, लेकिन जब मुनकर नकीर आए तो उसके बाद ये केस ठंडा हो गया। और उस टाइम पे जो कुछ जलसों में, असम्बली में, रास्तों में, होटलों में, यानी कि पीडीएम के जो मेम्बरान है असम्बली वाले या वज़ीर आज़म तक, जो उन्होंने किया इन जजों के साथ, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फिर उसके बाद कुछ अरसा खामोशी रही। मैंने पिछले अपने एक व्लॉग में कहा था कि अब इनका भौंकने का वक्त आ गया है, या भौंकेंगे सारे। वही बात शुरू हो गई जब से ये केस लिया गया है, यानी कि ये फौजी अदालतों वाला, और उसके बाद काजी फाइज ईसा और दूसरे चीफ जस्टिस का इससे निकलना, तो वही शुरू हो गया। जो दरवाजे पे बैठे हुए कुत्ते करते हैं ऐसे ही वो कर रहे हैं असम्बली में भी, अभी उस तरह की तकरीरें शुरू हो गई हैं, यानी कि फिर शुरू हो गया है। और ऐसी ऐसी बातें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ या दूसरे लोग कर रहे हैं कि अगर कोई और चीफ जस्टिस नहीं बल्कि एक सेशन कोर्ट का जज भी होता ना, वो इनको तौहीन अदालत में पकड़ के तो 20-20 साल के लिए अंदर कर देता। लेकिन इतने बड़े दिन कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं हमारे चीफ साहब? ऐसे आदमी को तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए। लेकिन जनती हैं, यकीन करें जनती हैं, कुछ नहीं बोलते अपने मुंह से, कोई बात नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, बस अल्लाह के भरोसे पे छोड़ा हुआ है। एक ही बात करते हैं कि आप ऐसा करो, आपस में मिल बैठ के बात कर लो। यार मेरी क्या ज़रूरत है, मैं तो इधर बैठा हुआ हूँ ना। जब आप आपस में मिलकर बैठ कर बात कर लो, ये सियासतदानों का मसला है, अदालतों का तो मसला ही नहीं। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, सारा कुछ अपनी जगह पे बैठ के तो सलाह मशवरे से हल कर लो। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ऐसी बातें कर रहा है। इससे ज़्यादा शराफत आपको कहीं नज़र आएगी? नहीं आएगी ना। इतना शरीफ आदमी है, राना सनाउल्लाह जैसा आदमी, ख्वाजा आसफ जैसा आदमी, वज़ीर आज़म या दूसरे लोग जो इस वक्त वो बातें कर रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के फैसले को वो अपनी जूती पे फिर रख रहे हैं, अभी मतनाज़ा बना रहे हैं। 2 जज निकले हैं, एक चीफ जस्टिस आने वाला चीफ जस्टिस और एक दूसरा जस्टिस, वो निकले हैं तो वो बोलते हैं नहीं 2 सीनियर जज ने, और जज निकल गए हैं तो उनकी क्या गलती है? क्यों निकले हैं? वो बुज़दिल थे इसलिए निकले हैं। काजी फाइज ईसा से तो किसी को उम्मीद ही नहीं है पाकिस्तान में कि वो कोई हक पर फैसला करेगा। वो तो जज ही पटवारियों का है और पटवारी जज है वो, कैसे वो कोई फैसला कर सकता है पाकिस्तान के हक में? खुद वो करप्ट है, करप्शन में उसके खानदान फंसा हुआ है। हर चीज, किसी चीज का उसने सबूत दिया? सेम नून लीग वाला सेम सिस्टम उसका है, यानी कि कोई चीज मत दिखाओ, कोई चीज मत शो करो, बस बोलो हम बेगुनाह है। जिस तरह नून लीग को बोला कोई रसीद दिखाई, किसी किस्म का कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अभी तक वही शोर है कि हम बेगुनाह है, हमने कुछ नहीं किया। यही बात काजी फाइज ईसा की भी है। अभी देखें काजी फाइज ईसा के निकलने का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, यकीन करो सिर्फ एक हुक्म देने की देर है। मजाल है कोई अदारा ना माने, लेकिन हुक्म दे तो सही। पहले भी इलेक्शन वाले टाइम पे भी कोई हुक्म नहीं दिया, इनको तौहीन अदालत लगती है। अभी 2, 4, 10 पकड़े हुए होते तो ये सारे सीधे होते, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस का हुक्म न माना गया तो पाकिस्तान में इंतशार तो ज़रूर होगा।
तो दोस्तों अब मैं आता हूं असल खबर की तरफ, जो बिल्कुल असल खबर है, जल्दी में बताऊंगा। अमेरिका का, मोदी का दौरा अमेरिका का एक बहुत कामयाब दौरा है, और जितनी इज्जत इस दफ़ा मोदी को मिली है अमेरिका में, पूरी तारीख में किसी ऐसे लीडर को नहीं मिली। ये सच है। और उसकी वजह है कि इंडिया इस वक्त बिल्कुल यानी कि चाइना के पीछे जा रहा है इकानमी में। उन्होंने अपने मुल्क को खड़ा किया है, उन्होंने अपने मुल्क के, चलो लोगों को जो भी है, लेकिन अपने मुल्क को खड़ा किया है उन्होंने। उनके रिजर्व या उनकी जीडीपी या उनका बिजनेस या उनकी हर चीज़ आप देखें तो आसमानों को छू रही है। लेकिन हमारा क्या है, हम तो दाल भी बाहर से मंगाते हैं। हम तो गंदम वाला मुल्क है, गंदम भी बाहर से मंगाते हैं। तेल तो ऐसी चीज़ें तो छोड़ो ना, गंदम पैदा करता है पाकिस्तान, गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन हम एक चीज़ में खुद कफील है, किस में? आई एम पाकिस्तानी, ये बात कहने में। हालांकि कुछ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल नाम के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी का वो दौरा तो कामयाब था, लेकिन मोदी जैसा शख्स भी उठकर अमेरिकी सदर के साथ मिलकर पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी है। क्या ये बात आज से तकरीबन 1.5 साल पहले तक, यानी कि 1 साल 4 महीने पहले तक मोदी की जरूरत थी? या मोदी में इतनी ताकत थी कि वो पाकिस्तान को इस तरह धमकी दे जिस तरह उसने अभी दी है? ये है हमारी खारजा पॉलिसी। इन्होंने इतना खर्चा किया है इस चीज़ को रुकवाने के लिए कि कोई ऐसा बयान ना आ जाए इस गवर्नमेंट ने, लेकिन नहीं कामयाब हुए। हर किस्म की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, हर किस्म की। डिप्लोमेसी में ये हद पर चले गए, इतना पैसा लगाया है इन्होंने, लेकिन नहीं कर सके। उन्होंने जो बयान देना था पूरी दुनिया में वो बयान हर जगह पे, अभी तो वाइट हाउस क्या, जो उनका अपनी जो वेब है उस पर बिल्कुल वाइट हरफों से वो लिखा गया है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने सब हवाले दिए, जो नवाज शरीफ ने उधर जाके तकरीरें की वो सब हवाले दिए इसमें। तो पाकिस्तान को उन्होंने धमकी लगाई कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाके अटैक कर रहे हैं उन पर कंट्रोल करे, वरना हम कार्रवाई का हक रखते हैं। ये दोनों, एक प्राइम मिनिस्टर और एक अमेरिका के सदर ने ये बात की। कुछ अर्सा पहले जाए ना, मोदी निकल सकता था बाहर, जहां भी जाता मोदी को टेररिस्ट बोलते थे। क्यों? आगे खान था। अब बस अभी इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए हमें दुख होता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर कि उन्होंने क्या बना दिया पाकिस्तान को। चलो खाना भी आदमी खा लेता है एक वक्त का, लेकिन इज़्ज़त जो चीज़ होती है ना, ख़ास करके परदेशियों में, जो पता है आपको परदेशियों का, कि उनको सिर्फ एक चीज़ पे फ़ख्र होता है कि अपना मुल्क। तो वो चीज़ हमसे छीनी जा चुकी है। अब हम नहीं कह सकते कि आई एम फ्राम पाकिस्तान। अगर इंस्टाग्राम पे या किसी जगह कोई हमें पूछता है कि आप किधर गए हैं, तो हम शर्म के मारे तो लिखते हैं, लेकिन दोबारा वो आदमी हमें फ्रेंड लिस्ट से निकाल देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चेक कर लो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतने ही, क्योंकि हमारे पास एक इसहाकडार है जिसके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन थप्पड़ है, वो भी एक आम मामूली साफ़ी को मारना। तो साफ़ियों को सलाम है भाई, आप भी हमारे उमर अता बंदयाल की बिल्कुल नज़रे नक्शे कदम पर चल गए हैं। आपको सलाम है, मत बोलना, खामोश रहना, बगैर तो खामोश रहो, कल को तुमको भी पड़ेगा। जिस तरह फवाद चौधरी ने मारा था समी इब्राहिम को, खुदा की कसम अभी तक दिल दुखता है। लेकिन फवाद चौधरी का अभी हालत देख लो। तुम भी खामोश रहना, मत बोलना किसी के ऊपर, मत बाइकाट करना इस हुकूमत का। ये हुकूमत ही तुमको सब कुछ देती है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।